नमस्कार बच्चों। जैक बोर्ड क्लास 11th का मॉडल सेट लेकर के आई हूँ जो विषय अर्थशास्त्र से है। आप लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। उसकी तैयारी भी आप लोगों को ज़ोर शोर से करनी होगी। ये मॉडल सेट आप लोगों के एग्ज़ाम में मार्क्स उठाने में बहुत मदद करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 1 है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। इसमें ध्यान देना होगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं। ऑप्शन ए है आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का पूर्वानुमान। तो ए बी सी ये सब तो सांख्यिकी का कार्य है, लेकिन इनमें से जो डी है आंकड़ों का पूर्वानुमान, ये सांख्यिकी का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, श्याम लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है तो हम जान रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं बना रहा, बल्कि इसका निर्माण वो बेचने के लिए कर रहा है, तो वह एक उत्पादक के रूप में होगा। इसलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था में श्याम को उत्पादक कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आंकड़ा किसी भी चीज़ का, कोई भी वस्तु का गणना करने के लिए या उस पर रिसर्च करने के लिए आंकड़ा का संग्रह किया जाता है, यानी उसके तथ्य को एकत्रित किया जाता है, तो उसके गणनाकार कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई। यहाँ ध्यान देना होगा बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। भारत की पहली जनगणना तो 1881 से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो हम जानते हैं जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, और हमारी भारत जो है 1947 में आज़ाद ही हुआ था। तो पहली जनगणना कब होगी? पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़े का वर्गीकरण को कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, समय के अनुसार। समय को काल के रूप में भी माना जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। किसी वर्ग के मध्य बिंदु का मान उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। औसत अर्थात दोनों को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को भाग देने पर औसत प्राप्त होती है, और इस प्रकार से मध्य बिंदु की प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, परास से तात्पर्य है। परास से तात्पर्य अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख एक विमीय आरेख है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो आयत चित्र किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है? बहुलक के माध्यम से ज्ञात किया जाता है आयत चित्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। इसका सही आंसर होगा ए 3.6। हम जानते हैं एक पूरे वृत्त आरेख का जो है 360 डिग्री का होता है, एक पूरा वृत्त, और उसको हम 100 बराबर भागों में बांट देंगे, यानी 360 को 100 से भाग दे देंगे, तो हमें 3.6 डिग्री प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए आंकड़े में बहुलक का मान ज्ञात करें। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा कि बहुलक वो आंकड़ा होता है जिसका प्रयोग इनमें सभी नंबरों में सबसे अधिक बार होता है। अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो 26 है जिसको 3 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन बाकी सब जितना भी नंबर है उसका 2 बार अथवा 1 बार प्रयोग हुआ है। इसीलिए यहाँ 26 जो है बहुलक हो जाएगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है।
चतुर्थक कहने का मतलब 4, तो 4 बराबर भागों में जो बांट रही हो उसे चतुर्थक कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? तो माध्यिका की विशेषता है कि यह आंकड़े को 2 भागों में विभाजित कर देती है। नाम से ही हमको पता चल रहा है माध्यिका यानी कि मध्य में होगी। 2 आंकड़ा है और इसको आंकड़ा जितने है उसको 2 बराबर बराबर भाग में जो बांट दे उसको क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न दिए गए आंकड़े से परास की गणना करें। तो परास की गणना उच्च संख्या से निम्न संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है परास। तो यहाँ उच्च संख्या हम सबसे अधिक देख रहे हैं 150 है और सबसे निम्न संख्या जो है 20 है। और 150 से अगर हम 20 को घटा दें तो हमको 130 प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? तो वितरण की असमानता की माप लॉरेंज वक्र करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए आंकड़े से मानक विचलन की गणना करें। इसका आंकड़ा है 4, 5, 6, 7, 8 और इसका मानक विचलन होगा 1.414। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध दर्शाता है? कि यहाँ पर धनात्मक संबंध बता रहा है क्योंकि ये कहीं भी घट नहीं रहा है बल्कि ये बराबर गति से क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए यहाँ 2 चरों के बीच का सहसंबंध जो है धनात्मक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान +1 तथा -1 के बीच होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कीमत सूचकांक क्या मापता है? कीमत सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। अब आधार वर्ष क्या होगा आप इसको समझ नहीं पाएंगे। कीमत सूचकांक बनाने के लिए किसी भी वस्तु का कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है या कितना घट रहा है इसके लिए एक वर्ष को आधार माना जाता है और ये आधार वर्ष हमेशा चेंज होते रहता है। माना कि अगर अभी 2021 को आधार वर्ष माना गया है 21-22 को और वर्तमान में अभी 23-24 चल रहा है, तो ऐसे में आधार वर्ष 21 से वर्तमान समय में कीमत में क्या परिवर्तन हुआ है उसी को आधार वर्ष माना जाता है और इस प्रकार कीमत सूचकांक को मापा जाता है। यानी 2021-22 में किसी वस्तु की मूल्य कितनी थी और वर्तमान में औसत परिवर्तन कितना आया है उसको मापने से कीमत सूचकांक प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पासे के मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो पासे के मूल्य सूचकांक में Q1 को भार के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। भारत में लौह और इस्पात उद्योग का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। अब 20वीं सदी के प्रारंभ कहने का अर्थ है कि जब 1900 ईस्वी पूरा हो गया और 20वीं शताब्दी शुरू हुई, अर्थात 1901 से अभी वर्तमान 1999 तक का काल को हम 20वीं शताब्दी कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी का शुरुआत जब हुआ तभी से लौह एवं इस्पात उद्योग की विकास शुरू हुआ। 1907 में हम जानते हैं कि टिस्को टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी की स्थापना हुई और उन्हीं समय 1914 ईस्वी को 1914 को क्या हो जाती है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है जिसमें लोहे की अस्त्र शस्त्रों का निर्माण बहुत धड़ल्ले से होता है क्योंकि उधर जो है सारे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सभी विश्व युद्ध में लगा हुआ था। सारी फैक्ट्रियां बंद थी, वहाँ के सारे लोग सेना में भर्ती हो रहे थे, सेना में ले जाया जा रहा था जिससे वहाँ के उद्योग धंधे क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। और इस स्थिति में भारत की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को बढ़ने फलने फूलने का बहुत अच्छा मौका मिला और हमारे भारत का लौह इस्पात उद्योग आज विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग जान लीजिएगा 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जननांगिकी संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? हम संक्रमण कहने का अर्थ जान लेते हैं कि किसी भी बीमारी के रूप में जो फैलता है उसको संक्रमण कहा जाता है। तो जननांगिकी का संक्रमण कैसे होगा? जननांग, जन किसको कहा जाता? मनुष्य को। मनुष्य में संक्रमण था, यानी मनुष्य में बीमारियां थी, मनुष्य उतना वृद्धि नहीं हो रहा था, मनुष्य का जन्म दर मृत्यु दर सब अधिक था। तो ये 1921 के पूर्व माना जाता है, 1921 से पूर्व, यानी 1921 से पहले 1911 का काल था, जब तक कि उस जनगणना में भारत की जनसंख्या अति निम्न थी, यानी जन्म भी उतना ही लेता था और मृत्यु दर भी उतना ही था। बीमारी, भूखा, अकाल, इस सबसे मनुष्य ग्रस्त थे और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी। जन्म बहुत हो रहा था लेकिन जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी। लेकिन 1921 के बाद अंग्रेजों ने हॉस्पिटल या फिर लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, स्वस्थ के रहने के बारे में, साफ सफाई जाना, और मनुष्यों का वृद्धि शुरू हुआ। तो 1921 के पूर्व के काल को जननांगिकी संक्रमण का काल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना, जैसे ही भारत हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत को इतनी कम सीमित साधन में कैसे भारत को डेवलप किया जाए, भारत बहुत गरीब हो चुका था, तो उसके लिए 5 वर्षों का योजना शुरू किया गया। 5 वर्ष के लिए हर क्षेत्र में कुछ पैसे खर्च किए जाते थे और उसमें 5 वर्ष के दौरान गणना किया जाता था कि किस क्षेत्र में कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, और ये चलता रहा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है, वर्तमान में जब 2014 में मोदी सरकार आए, उसके बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। तो यहाँ पूछा गया है पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है इस नाम को? इसको पूर्व सोवियत रूस से ली गई है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में नीति आयोग पंचवर्षीय स्थान पर, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर है। पंचवर्षीय योजना जहाँ 5 वर्षों तक चलती थी, वही नीति आयोग 1 वर्षीय योजना है और प्रत्येक वर्ष इसकी गणना की जाती है, लाभ हानि का आंकड़ा तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रशुल्क लगाया जाता है। शुल्क और प्रशुल्क ये सब व्यापारिक वस्तु पर लगाई जाती है, लेकिन प्रशुल्क व्यापार किया से आने वाली दूसरे देशों से जिस गुड्स को, जिस वस्तु को हम मंगवाते हैं अपने देशों में, उस पर लगाया गया जो टैक्स होता है, कर होता है, उसको प्रशुल्क कहते हैं और ये आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत जैसे देश में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। यानी हमारा भारतीय देश में जितना बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, आज तक लघु उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो आखिर क्या कारण हो सकता है? यहाँ ऑप्शन 1 है निम्न पूंजी आवश्यकता, 2 है अधिक रोजगार का सृजन में सक्षम, ऑप्शन 3 है बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। अगर हम लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे तो हम जानते हैं निम्न पूंजी उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पूंजी की बहुत कम आवश्यकता से ही, बहुत कम पूंजी से भी हम लघु उद्योग को खोल सकते हैं और गरीब व्यक्ति भी लघु उद्योग को स्थापित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम, अगर मशीनों से काम नहीं होगा, बड़े बड़े मशीनों से, तो व्यक्ति काम करेंगे और हमारी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अधिक रोजगार का सृजन होगा, यहाँ बेकारी खत्म होगी। इसलिए हम ऑप्शन 2 को भी सही देखते हैं। वहीं ऑप्शन 3 है बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन करने में सक्षम। तो बड़े उद्योगों से लघु उद्योग कभी कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े उद्योग बड़े बड़े मशीनों से निर्माण करते हैं,
वहीं लघु उद्योग हाथों से छोटे मशीनों से निर्माण करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात हम कूट को देखेंगे यहाँ पर। कूट में है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 2 3। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 26, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 को किया गया। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन को पहले 95 से पहले गेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1995 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है। नई आर्थिक नीति अर्थात मेरे भारत को 1991 से पहले एक बंद अर्थव्यवस्था बताया जाता था। यहाँ से बाहर व्यापार करना, व्यवसाय करना, उद्योगों को ले जाना, ले आना, यानी आयात निर्यात सभी कठिन थे। उसकी बहुत सारी नियम व शर्तें थी। लेकिन 1991 के बाद नई आर्थिक नीति लाई गई और इसके बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के तहत भारत को एक खुला अर्थव्यवस्था बना दिया गया तथा भारत के लोग भी किसी दूसरे जगह में जाके व्यापार व्यवसाय खुले तौर से कर सकते हैं और दूसरे देशों के लोग भी भारत में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है। तो वर्तमान में सार्वजनिक उद्योग में 3 उद्योग हैं जो कि पूर्ण रूपेण सार्वजनिक है, यानी उसको सरकार चलाती है, जैसे रेलवे हो गया, परमाणु उद्योग हो गया इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। वह अपना माँ पिताजी से तथा किसी भी सरकार से अपनी शिक्षा के हक को मांग सकती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। तो ये अधिकार 2009 से लाया गया और इसको एक संवैधानिक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत कोई भी बच्चा कहीं भी रहे उसको शिक्षा देना माता पिता तथा सरकार का कर्तव्य बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश आयरलैंड को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। मानव पूंजी अदृश्य होती है। यहाँ ऑप्शन ए है, मानव पूंजी अदृश्य होती है अर्थात मानव पूंजी को देखा नहीं जा सकता, उसे आंखों से नहीं देखा जाता है, उसको महसूस किया जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना कौशल है तथा उन्होंने क्या डिग्री लेके रखी है, इसे हम यानी प्रत्यक्ष तौर पर किसी मनुष्य को देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। हम उसको क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। अर्थात मानव पूंजी एक अदृश्य होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वहीं कारण है आर, यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। तो मनुष्य अपना ज्ञान को तो मस्तिष्क में ही हासिल करता है, इसलिए कारण आर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन चुनना होगा, जैसे उक्त कथन और कारक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ए है, केवल ए सही है, केवल ए सही नहीं है। यहाँ हमको ढूंढना है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से है, अर्थात दूध का अत्यधिक उत्पादन हो, इसके लिए ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्नलिखित में किससे है? मित्र वो ही हो सकते हैं जो मेरे लिए भलाई सोचे, जो मेरे लिए अच्छा करे। उसी प्रकार यहाँ पर्यावरण के मित्र कौन हो सकते हैं, यानी जिस काम से पर्यावरण की क्षति नहीं पहुँचती हो वही तो पर्यावरण का मित्र हो सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में हम देखते हैं, कृषि में जैविक खाद का प्रयोग, अर्थात गोबर,
घास फूस सड़ा हुआ, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि से पर्यावरण में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। अगर हम उसको खेतों में डालते हैं तो खेत की उत्पादकता तो बढ़ जाती है, लेकिन पर्यावरण में क्षति नहीं होती। वहीं अगर हम रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, बिना खाद बिना कीटनाशक से करते हैं, तो एक तो और तो पर्यावरण की क्षति हो सकती है, ऑप्शन डी से उपज में बढ़ावा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आंसर ए है, कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? हम जानते हैं कि आज भी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में है, यानी कि वो खेती, वन, मत्स्य, खनन इत्यादि से, यानी प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार करते हैं और अपना रोजी रोटी कमा के खाते हैं। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। वहीं अगर यहाँ क्वेश्चन रहता कि भारत में अधिकांश श्रमिकों की आय का स्रोत, तो आय वर्तमान में तृतीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अगर आय हो जाए तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, वहीं अगर रोजगार हो जाए तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? निर्माण मजदूर अर्थात तो कोई भी व्यक्ति कुछ निर्माण करके बेचते हैं, खुद से वह अपना रोजगार चलाते हैं, तो उसका वो स्वनियोजित श्रमिक कहलाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा, स्वनियोजित श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 36, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है? वनों में पेड़, समुद्र में मछलियाँ, ए बी दोनों। जीवाश्म ईंधन, यहाँ पर जो वनों में पेड़ हैं उसको काट देते हैं, काटने के बाद स्वतः वन में पेड़ उगाते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं समुद्र में मछलियाँ भी आदमी खाते तो ज़रूर हैं, जाल से लगाते तो ज़रूर है, लेकिन वह फिर से नई मछलियाँ आ जाती है। इसलिए नवीकरणीय संसाधन इनमें दोनों होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का उद्देश्य हिमालय पर्वत के वनों को संरक्षण करना है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है? वैश्विक उष्णता कहने का अर्थ है कि पूरा विश्व गर्म कैसे हो रहा है, उष्णता कैसे बढ़ रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धि के कारण। ग्रीन हाउस गैसें हमारे पर्यावरण में पतली चादर की तरह फैल जाती है और सूर्य से आने वाली किरणें तो अंदर आ जाती है, लेकिन पृथ्वी उसको जो किरणों को, गर्मी को परावर्तित करती है, उसको पर्यावरण में फैलने नहीं देती है, जिसके कारण हमारा वातावरण ज़्यादा गर्म होने लगा है और वह है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है? कम्यून का शब्द का संबंध सामूहिक खेती से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चीन प्रथम स्थान पर है जो मानव विकास संकेतकों के आधार पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों 40 MCQs जो कि वर्तमान में आने वाली एग्ज़ाम की मॉडल क्वेश्चन है वो अब समाप्त होते हैं। आप लोग इसको ठीक से पढ़ें, देखें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।